अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब ज़िंदगी में खुशामदीद। दोस्तों, आज जिस किताब के बारे में मैं बात करूँगा उसका पढ़ना या कम से कम उस किताब के कंटेंट्स के बारे में जानना हर उस दोस्त के लिए बहुत अहम है जिसके पास एक ऐसा मोबाइल या लैपटॉप है जिसमें कैमरा और माइक की फैसिलिटी है। ये किताब जो है लिखी हुई है एडवर्ड स्नोडेन की। एडवर्ड स्नोडेन का मुख्तसर सा तारुफ़ ये है कि ये साहब सन 2006 से 2013 तक अमेरिका की मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर काम करते रहे। सन 2013 में इन्होंने अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से एक इंतहाई घिनौने सिक्योरिटी और सर्विलेंस नेटवर्क का इंकशाफ करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। किताब 3 हिस्सों में तक़सीम की जा सकती है। पहले हिस्से में एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी और अपने ख़ानदान की मुख्तसर सी तारीख़ बताई है और ये बताया है कि उनका ताल्लुक़ एक मिलिट्री और डिफेंस फैमिली से है और उनके ख़ानदान के कई अफराद जो है मुख्तलिफ़ आला दिफ़ाई ओहदों पर काम करते रहे। पहले हिस्से में हम कंप्यूटर की इजाद और उसके बाद इंटरनेट की इजाद और उस ज़माने के कंप्यूटर और इंटरनेट के डिफरेंट जो डायनामिक्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और जिन लोगों ने 90s में ये इंटरनेट या कंप्यूटर इस्तेमाल किया है उनके लिए ये फ़ेज़ काफ़ी नॉस्टैल्जिक सा होगा जब आप ये फ़ेज़ पढ़ेंगे। इसी पहले हिस्से में ही हम 9/11 और 9/11 के बाद जो है अमेरिका के ऊपर जो असरात मुरतब हुए अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी, मिलिट्री और डिफरेंट जो डिफेंस और सिक्योरिटी की एजेंसीज़ थी, उनके काम करने का तरीक़ाकार, उनके बढ़ते हुए इख्तियारात और उनका बढ़ता हुआ बजट, इस बारे में भी हम पढ़ते हैं। और उन्हीं दिनों वार ऑन टेरर के बारे में जो अमेरिकन पब्लिक का एक बिहेवियर था, उसके बारे में भी स्नोडेन हमें बताते हैं और हमें वो बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने वार ऑन टेरर की एक ज़माने में हिमायत की थी। और इसी वार ऑन टेरर में हिस्सा लेने के जुनून में एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन की, लेकिन वहाँ से फिज़िकली अनफिट होने की वजह से जो है फिर उसको छोड़ के आ गए। सन 2006 में एडवर्ड स्नोडेन ने CIA जॉइन की और यहाँ से ही इस किताब का और उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा इम्पोर्टेंट फ़ेज़ शुरू होता है। तो इस हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ डिफरेंट टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थे उनको और डिफरेंट ग्रे एरियाज़ को कैसे वो सुपरसीड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि पहले अमेरिका में जब कभी किसी गैर मुल्की की निगरानी की जाती थी या उसकी जासूसी की जाती थी तो उसके लिए पहले फ़ॉरेन ऑफिस से कंसल्ट किया जाता था, लेकिन 9/11 के बाद ये चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई। पहले किसी ऐसे आदमी की जिसके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं चल रहा जिसकी बुनियाद पे उसकी जासूसी की जाए, अगर उसकी जासूसी करने के लिए FBI या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कोशिश करती तो उसके लिए भी उनको पहले अदालत से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद ये सब चीज़ें तब्दील हो गई, क्योंकि इंटरनेट का जो इरा था उसका जो एक डायनामिक था उसके बारे में कानून साज़ी भी नहीं थी, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस भी नहीं थी और प्राइवेसी के इतने ज़्यादा कंसर्न्स उस वक्त लोग नहीं फ़ील करते थे। ये जो भी एजेंसीज़ थी इस तरह का इंटरनेट के ज़रिए जो है वो सर्विलेंस कर रही थी, सारी दुनिया की जो है वो निगरानी कर रही थी। स्नोडेन को कैसे पता चलता है? वो जापान में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है अमेरिका की NSA, उसमें जॉब कर रहे थे और उन्हीं दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई जापान में जिसमें अमेरिका की तमाम जो खुफिया एजेंसीज़ थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी, उनका एक इजलास हुआ जिसमें इस चीज़ पर गौर किया गया कि चाइना किस तरीके से जो है अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी को टारगेट करता है और उस टारगेट करने से ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी अपने आप को कैसे बचा सकती है। स्नोडेन को अचानक से ये कहा गया कि क्योंकि पहले जिस बंदे ने प्रेजेंटेशन देना थी वो अभी मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा करें, आप प्रेजेंटेशन दें। उस प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एडवर्ड स्नोडेन ने जब NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डाटाबेस खंगाला तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि चाइना जो है वो कैसे बिलियंस ऑफ फ़ोन कॉल्स वो सारा रिकॉर्ड करता है, उसको फिर स्टोर करता है और फिर उसको एनालाइज करता है। और इधर से उनके जहन में डाउट्स पैदा हुए कि कहीं चाइना की तरह अमेरिका भी तो ऐसा नहीं कर रहा। तो लेकिन कुछ टाइम तक ये जहन उनके ख्याल में पुख्ता ना हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद एक रिपोर्ट अचानक से उनके सामने आई। एक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट थी जो कि पब्लिक नहीं की गई थी। ये रिपोर्ट जब उनके सामने आई तो वो ये पढ़कर हैरान रह गए कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी जो है चाइना की तरह ही बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की सर्वेलेंस कर रही हैं और लोगों की प्राइवेसी में दखलअंदाज हो रही हैं, जो कि गैर जमहूरी, गैर अखलाकी और गैर आइनी हरकत थी।
इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे इंटेलिजेंस कम्युनिटी के पास इतने इख्तियारात हैं और एक्सेस है और टेक्नोलॉजी है कि वो किसी भी टाइम कहीं से भी बैठे हुए बंदे के मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर सकते हैं और उसका माइक भी जो है वो ऑन कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट उस बंदे की नॉलेज में लाए बगैर उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बताते हैं एडवर्ड स्नोडेन के कई ऐसे केसेस हुए जिसमें इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अफराद जो है वो मुख्तलिफ लोगों के मोबाइल से दूर बैठे ही रिमोटली एक्सेस कर लिया करते थे और उनकी पर्सनल पिक्चर्स और जो डाटा होता था वो एक दूसरे को दिखा के उससे महजूज होते थे। अच्छा, इसी में ही हम क्लाउड स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। क्लाउड स्टोरेज जो है वो ये सर्विस है, जैसे आप जीमेल पे या याहू पे या जी ड्राइव, गूगल ड्राइव पे या किसी और इंटरनेट पे आप कोई भी डाटा अपलोड करते हो तो और उसको आप दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हुए आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इसे क्लाउड स्टोरेज कहते हैं, जैसे हम डिफरेंट फाइल्स इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। सो वो ये कहते हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है कि ये कंपनीज़ जो आपको 10-10, 20-20 जीबी, 100-100 जीबी की क्लाउड स्टोरेज फ्री में दे रही होती हैं और आपसे पैसे भी नहीं ले रही हैं और ये सारे एक्सपेंसेस वो कंपनीज़ खुद बर्दाश्त कर रही हैं। तो बेसिकली ये जो आप जो भी डाटा अपलोड करते हो, आपका वो सारा डाटा जो है वो उसकी माइनिंग की जाती है, उसको खंगाला जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। वो डिफरेंट जो है एडवर्टाइज़र्स हैं उनको दे दिया जाता है, उनकी बेस पे आपको एडवर्टाइजिंग की जाती है। उसी डाटे की बेस पे आपकी प्रोफाइलिंग की जाती है कि ये आदमी किस तरह का बंदा है, ये किस तरह की फ़ाइल्स डाउनलोड कर रहा है या अपलोड कर रहा है। ये हो सकता है कि आप एक फ़ाइल अपलोड करके उसको डिलीट कर दें, लेकिन आपकी तरफ से तो वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन इंटरनेट पर आपकी वो अपलोड की हुई फ़ाइल उन कंपनी के रिकॉर्ड में हमेशा हमेशा महफूज रहती है। आपने कोई वेबसाइट ब्राउज़ की, फेसबुक पे आपने किसी पोस्ट को लाइक किया, फिर अनलाइक किया, आपने अपनी वेबसाइट की ब्राउजिंग इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री आपने क्लियर कर दी, तो आपने ये सोचा कि शायद मैंने सबूत मिटा दिए हैं कि मैंने इस पोस्ट को पढ़ा है या मैंने इस वेबसाइट को विज़िट किया, लेकिन आपकी सारी एक-एक स्टेप, एक-एक इम्प्रेशन जो है आपका महफूज़ है। आपके पास तो महफूज़ नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर कहीं न कहीं महफूज़ है और उस डाटे की बेस पे आपको कहीं भी आगे परेशान किया जा सकता है। इसको जो है इसीलिए एडवर्ड स्नोडन ने इस किताब का नाम परमानेंट रिकॉर्ड रखा है, यानी आपका इंटरनेट पर की हुई सारी एक्टिविटी परमानेंट रिकॉर्ड है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे इंकशाफ़ात हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये किताब है और इसमें काफ़ी तरीके भी हमें बताए गए हैं कि आपको जो डाटा है उसे आप कैसे महफूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक और भी जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस किताब में मैंने पढ़ी वो डाटे के बारे में थी कि आप जब मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आप महफूज करते हैं तो कॉपी करते हैं 1 जीबी 2 3 4 जीबी की जब भी कोई इस तरह से हैवी फाइल होगी तो कॉपी होने में वो 5-10 मिनट 2-4 मिनट लगा लेती है, लेकिन उसको जब आप डिलीट करते हो तो वो यूं सेकंड में डिलीट हो जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कॉपी होने में, रखने में एक फ़ाइल जो है वो इतना टाइम ले गई और डिलीट होने में वो फ़ौरन डिलीट हो गई। तो बेसिकली वो डिलीट नहीं होती। जिस जगह पे आपके मेमोरी में जिस जगह पर वो फ़ाइल पड़ी होती है, जिसे आप जब आप डिलीट का बटन प्रेस करते हो तो उसी जगह पर ही वो फ़ाइल पड़ी होती है। सिर्फ़ सिस्टम आपको धोखा देता है, उसके ऊपर एक नोटिस लगा दिया जाता है कि ये जगह खाली है, इधर और डाटा स्टोर किया जा सकता है। यूँ जब आप अपनी फ्री मेमोरी देखते हो तो आप उसमें आप वो जगह भी काउंट कर लेते हो, हालाँकि वो डाटा पड़ा होता है। सो इसी तरीके से हम देखते हैं कि लोग फिर आपके मोबाइल से डाटा रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि डाटा कंप्लीट डिलीट नहीं किया हुआ होता। कंप्लीट डिलीट करने का बहरहाल एक डिफरेंट और एक लंबा प्रोसीजर है, किस तरीके से आप अपना डाटा मुकम्मल तौर पर डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात, और मैं एंड में वो छोटी-सी आपको बात बताकर आपको मैं इससे आपको आइडिया होगा कि ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी कितना ईज़िली आपके पूरे डाटे को एक्सेस कर सकती है कि एडवर्ड स्नोडेन जेनेवा में CIA के साथ काम कर रहे थे। तो जेनेवा में आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो है काफ़ी सारे उधर ऑफिसेज़ भी हैं और वो पूरी दुनिया के डेलीगेशंस आते हैं। तो उधर उनका काम था कि वो उन पूरी दुनिया से आने वाले डेलीगेशंस के कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करते थे और उनको अपने रिक्रूट करने की, यानी उनको अपना जासूस बनाने की कोशिश किया करते थे। तो जेनेवा में ये वो बताते हैं कि एक सऊदी बैंकर आया, तो उस बैंकर को CIA ने ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन वो उनके काबू में ना आया। ना उस बैंकर की कोई उनके पास सीक्रेट चीज़ उनके हाथ लगी,
ना वो पैसों के एवज़ उनके लिए काम करने को तैयार हुआ। तो एडवर्ड स्नोडन ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी एनएसए में अपने एक दोस्त से बात की कि यार फलाना एक बैंकर आया था, तो हमने उसको अपने पेरोल पे भर्ती करने की कोशिश की, वो भर्ती नहीं हुआ, हमें उसके लिए कुछ भी डाटा नहीं मिला जिससे हम उसको ब्लैकमेल भी कर सकें। तो उसने कहा कि यार तुमने इतनी मेहनत बिला वजह ही की, तुम मुझे सिर्फ़ उसका जीमेल एड्रेस दे दो, तो मैं तुम्हें उसकी सारी जो है कच्चा-छठा उसका तुम्हारे सामने खोल के रख दूँगा। तो इससे आप आइडिया लगाएँ कि कैसे आपकी एक-एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है और कैसे आपका डाटा आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कुछ फ़िलॉसफ़िकल या आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी एडवर्ड स्नोडन ने बात की। मिसाल के तौर पे प्राइवेसी के बारे में कि प्राइवेसी इंसान के लिए कितनी अहम है। स्नोडन ने जब बात की तो वो उन्होंने ये की कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब मसलन मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है, तो मुझे इससे क्या मसला है कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो मेरा डाटा देख रही है या मेरे ऊपर नज़र रख रही है। तो स्नोडन ने कहा ये ऐसी ही बात है कि जैसे आप कहें कि क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक में नहीं हूँ। तो डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, आपकी प्राइवेसी हो, फ्रीडम ऑफ कीपिंग योर डाटा सिक्योर हो, ये सब कुछ इंसान के बुनियादी इंसानी हकूक़ में शामिल है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हों तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि चाहे आप कोई गलत काम या इलीगल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे, आप नहीं चाहेंगे कि कोई अननोन बंदा, स्ट्रेंजर जिसे आप नहीं जानते, वो सिर्फ़ कुछ भी ना करो, सिर्फ़ आपको बैठ के देख रहा हो या आपकी आपकी फ़ैमिली की, आपके बच्चों के साथ आपके इंटरेक्शन को वो रिकॉर्ड कर रहा हो। ये जब हो रहा होगा, आप अपने घर में बैठे हों, अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा हो तो आप ज़रूर अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करेंगे। सो इवन इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग रॉन्ग टू हाइड, तो फिर भी प्राइवेसी जो है वो आपका एक बुनियादी ह्यूमन राइट है। तो मज़ीद इस तरह के इश्यूज़ के बारे में इस किताब में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तीसरे किताब के हिस्से में फिर उन्होंने बताया कैसे उन्होंने इन सब सिक्योरिटी एजेंसीज़ के इन सब धंधों की उन्होंने एक कंप्लीट फ़ाइल तैयार की, इनका डाटा उन्होंने डाउनलोड किया और सारा कुछ लेके जो है वो अमेरिका से बाहर निकले और फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के ज़रिए जो है इन सारी मालूमात को लीक किया और पूरी दुनिया को बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो है किस तरह से बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की किताबों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब पे चैनल है किताब ज़िंदगी, फ़ेसबुक पे भी हमारा किताब ज़िंदगी के नाम से पेज है, इंस्टाग्राम पे भी हम इसी अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे पेज पे डिफरेंट बुक्स के इक़्तिबासात हो गए या रिव्यूज़ हो गए, वो शेयर किए जाते हैं। हमारे साथ राब्ते में रहिए, आपको इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इंटरेस्टिंग किताबों का तारुफ़ करवाते रहेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।